गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। आज हम 27 सितंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, QS की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? ऑप्शंस हैं 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या फिर 8 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ 1, दैट इज़ 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान दिया गया है। और वे 2 कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है IIM अहमदाबाद एंड सेकेंड वाज IIM बैंगलोर को स्थान दिया गया है। इसमें IIM अहमदाबाद को 31वीं रैंक और IIM बैंगलोर के 2 वर्षीय MBA कोर्स को 35वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि IIM कलकत्ता को इस रैंकिंग में 51वां स्थान मिला है। अब हम कुछ न्यूज़ जान लेते हैं अबाउट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संपादक हैं बेन शॉर्टर, कर्मचारी लेखक है क्रेग ओ कॉलागन। इसमें उच्च शिक्षा के बारे में ये सब किया जाता है तथा इसके प्रकाशक हैं क्वेकरल साइमंड्स लिमिटेड। इसी के साथ ये यूनाइटेड किंगडम से है जहाँ पर भाषा अंग्रेजी यूज़ की जाती है। जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, ग्लोबल में IIM अहमदाबाद को 31st एंड IIM बेंगलोर को 35वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDS ने कंबोडिया में लैंडमाइन ढूंढने के लिए काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर किस मेडल से सम्मानित किया है? ऑप्शंस गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर नोबेल अवार्ड। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मिलिए हीरो रेड से, जो मगावा एक अफ्रीकी चूहा है जिसे कंबोडिया में लैंडमाइन खोजने के लिए UK की चैरिटी ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है मगावा, जो एक अफ्रीकी चूहा है, यानी इसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। मगावा एक अफ्रीकन जाइंट पाउच रैट है जो सिर्फ 8 साल का है। यह मगावा 30 मिनट में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सर्च कर सकता है। अब PDS क्या है? PDS एक स्थापना एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में काम करने वाली मारिया डिकेन ने 1917 में की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? मारिया डिकेन ने 1917 में। यह UK की प्रमुख वेटरनरी चैरिटी में से एक है। यह संस्था पूरे UK में 48 पेट हॉस्पिटल चलाती है। यहाँ बीमार और घायल पालतू जानवरों का फ्री में इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या था? ऑप्शंस पोषण विशेषज्ञ, सर्जन और योग, प्राकृतिक चिकित्सा या फिर पोषण आहार। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पोषण आहार। जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था जिसका शीर्षक रखा गया था पोषण आहार। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए कहा कि इसका आयोजन स्वायत्त निकाय एवं केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट,
डिज़ाइन और फैशन की विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस: मनीष मल्होत्रा, सुनील सेठी, संदीप माथुर या फिर अजय नागर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सुनील सेठी। डिज़ाइनर फैशन के लिए सुनील शेट्टी को खादी और ग्रामोद्योग विकास के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 1 साल के लिए इसमें नियुक्त किया गया है तथा इसी के साथ वह भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिज़ाइन हस्तक्षेपों पर सलाह देंगे। उन्होंने प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल हाल ही में अभी समाप्त हुआ है। उन्होंने पहले निफ्ट के बोर्ड गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी काम किया था। खादी ग्रामोद्योग आयोग क्या है? यह 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। खादी उद्योग इन ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है तथा जिसके वर्तमान अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के कौन से सत्र को संबोधित किया है? ऑप्शंस: 70वां सत्र, 71वां, 72वां या फिर 75वां। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2 नंबर, दैट इज 71वें सत्र को संबोधित किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा में PM मोदी जी ने अपनी बुलंद आवाज़ उठाई है और उन्होंने अपने कुछ मेन पॉइंट्स भी बाहर रखे हैं। तो ये जो था फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वां सत्र था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच देते हुए संबोधित किया है तथा उन्होंने पुरजोर मांग की है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। इसके अलावा मोदी जी ने कोरोना महामारी, आतंकवाद और बदलते हुए भारत की बात भी कही है। इस स्पीच में मोदी जी के द्वारा जो स्पीच दिया गया उसकी कुछ मुख्य बातें: नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने 22 मिनट लंबे भाषण में UN में सुधार की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। PM मोदी जी ने 1945 की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, संयुक्त राष्ट्र में मौजूदा वक्त के हिसाब से सुधार जरूरी है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में इस समय के वक्त को देखकर हिसाब से सुधार करना चाहिए तथा उन्होंने कहा कि UN में सुधार की मांग करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आश्वासन दिया कि सभी को कोरोना वैक्सीन के लिए भारत करेगा पूरा सहयोग, मतलब भारत की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। अब UN संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसके अध्यक्ष इकोसॉक का अध्यक्ष है, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। वर्तमान स्थिति में यह एक्टिव है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के दूसरे चरण के तहत 617 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं: आत्मनिर्भर भारत योजना, फेम इंडिया योजना, उड़ान योजना या फिर जिज्ञासा योजना। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फेम इंडिया योजना। फेम इंडिया योजना, जिसे हम फेम स्कीम भी कहते हैं, दूसरे चरण के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसें एवं चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी तथा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, पोर्ट ब्लेयर के लिए 241 चार्जिंग मशीन स्टेशनों को भी मंजूरी दी है। इसी के साथ ये सब जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन पर निर्भरता को कम करने के लिए योगदान करेंगी।
इससे हमें चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 10,000 करोड़ के रुपए के बजट के साथ 1 अप्रैल 2019 को फेम योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया था। नेक्स्ट, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसमें, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड टूरिज्म डे के नेम से भी जानते हैं, इस दिवस की शुरुआत सन 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। स्थिति के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था। तो इसको 27 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, IPL में दिल्ली कैपिटल्स किस टीम को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है? ऑप्शंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स एंड मुंबई इंडियंस। So right answer of the question is second number, that is Chennai Super King, CSK. So IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से हराया। इसी जीत के साथ दिल्ली की टीम चेन्नई को 3 देश में हराने वाली पहली टीम भी बन गई है। इसी के साथ ही इस मैच के दौरान चेन्नई के फाफ डू प्लेसिस ने IPL में अपने 2000 रन भी पूरे किए हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है? ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान या फिर चीन। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज भारत और जापान के बीच में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, भारत और जापान के बीच में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे हम जिमैक्स 20 के नेम से जानते हैं, इसकी शुरुआत अरब सागर में यह शुरू हुआ है। अरब सागर में जिमैक्स का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। यह कोविड-19 के कारण गैर संपर्क में केवल सामुद्रिक रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हाल ही में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हिंद महासागर में अभी हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज को आयोजन किया था। जिमैक्स क्या है? यह भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसे हम जिमैक्स कहते हैं। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए 2012 में जिमैक्स श्रृंखला की कवायद शुरू हुई थी। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया एंड इस बार अरब सागर में यह आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2 नंबर, दैट इज सिंगापुर। सम न्यूज़ अबाउट सिंगापुर। जैसा कि फ्रेंड्स आप इमेज पर देख पा रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है। बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट एंड सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। यह वेरिफिकेशन की परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था, जो अब देश भर में रोल आउट कर दिया गया है। सिंगापुर, जिसके बारे में आपको कुछ बात जान लेनी चाहिए फ्रेंड्स। सिंगापुर एशिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। सिंगापुर द्वीप एक सबसे सुंदर देश माना जाता है एशिया का। एंड सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है, जिसे हम सिंहों का पुर भी कहते हैं। इसे सिंहों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि शहर को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। यहाँ चाइनीज़ एंड अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज भाषा प्रचलित है।
साथ ही यह आधुनिक तकनीक तथा सर्व सुविधा युक्त संपन्न शहर है। इसकी गठन कब किया गया था? इसकी स्थापना 29 जनवरी 1819 को कर दी गई थी। इसमें 3 जून 1959 को इसका स्वयं का स्वशासन लागू किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम से सुरक्षा 31 अगस्त 1963 को सिंगापुर को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा 16 सितंबर 1963 को यह मलेशिया में विलय हो गया तथा 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग कर दिया गया। इसी के साथ सिंगापुर का आप कुल चिन्ह देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इस तरीके का कुल चिन्ह होता है जो राष्ट्रीय ध्वज भी है तथा सिंगापुर का राष्ट्रवाक्य है माजुला सिंगापुरा। राष्ट्रगान है माजुला सिंगापुरा। यदि आप इमेज पर देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो हल्का सा ग्रीन दिखाई देता है, यहाँ पर जो आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है, ये है वर्ल्ड मैप में सिंगापुर, जिसकी राजधानी है सिंगापुर नगर। यहाँ अंग्रेजी, मलय, चीनियन, तमिल भाषा बोली जाती है। यहाँ के निवासियों को सिंगापुरी कहते हैं। यहाँ संसदीय गणराज्य माना जाता है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं सिलपन रामनाथन, प्रधानमंत्री हैं ली शियन लॉन्ग, संसद के वक्ता हैं अब्दुल्लाह तरमुर्गी एंड चीफ जस्टिस हैं चान सेक खियोंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में किसे यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो ऑप्शंस इज राणा सफवी, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई या फिर शशि देश पांडे। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, दैट इज राणा सफवी को यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं। इतिहासकार लेखक राणा सफवी को यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत की समकालिक संस्कृति में योगदान के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार यामीन हजारिका की स्मृति में स्थापित किया गया था। 2015 से महिला पेशेवरों के लिए एक सामूहिक द्वारा सालाना यह दिया जाता है। यामीन हजारिका पूर्वोत्तर की पहली महिला थी जो केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी। राणा साफवी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे द फॉरगॉटन सिटीज़ ऑफ दिल्ली, वेयर स्टोन स्पीक ट्रिलॉजी की दूसरी किताब, वेयर स्टोन स्पीक, हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मेहरौली, द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली, शाहजहानाबाद, द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो ये थी कुछ इनकी मुख्य पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर राम ठाकुर या फिर डॉक्टर शशि त्यागी। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी नंबर, दैट इज डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को NMC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। NMC जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI का स्थान इसने ले लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा को 3 साल के लिए NMC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NMC निम्न प्रकार की चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे मेडिकल कॉलेजों के अनुमोदन और मूल्यांकन के लिए, कॉमन MBBA प्रवेश परीक्षा, नीट एंड एग्जिट परीक्षा नेक्स्ट के लिए, पाठ्यक्रम शुल्क के विनिमयन के लिए। इसी के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, यह चिकित्सा शिक्षा में प्रमुख सुधारों में से एक है। इसे पिछले साल राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को समाप्त कर दिया। यह अधिनियम नीतियों को तैयार करने, अन्य स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान भी करता है। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की है। ऑप्शंस 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, दैट इज 2013 को। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, IRDAI द्वारा निम्नलिखित में से 3 घरेलू बीमा कंपनियों के रूप में पहचानी जाने वाली बीमा कंपनियों में से कौन एक नहीं है? ऑप्शंस जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस या फिर राष्ट्रीय बीमा कंपनी। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी नंबर, दैट इज राष्ट्रीय बीमा कंपनी। IRDAI ने LIC, JIC एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पहचान घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में की है। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का गठन 1 सितंबर 1956 को हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन MR कुमार हैं तथा इसका नारा है योगक्षेमम वहाम्यहम, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC का गठन 1972 में किया गया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का गठन 1919 में हुआ, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI भारत की एक स्वायत्त एवं वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योगों को विनियमित करना और बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है तथा IRDAI के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के भाग के रूप में GUARD रणनीति खालिस्तान के लिए शुरू की है। ऑप्शंस 2020-23 मतलब 2021 से 2023, 2020 से 2025, 2021 से 2025। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, 2020 से 2030 के लिए गार्ड रणनीति को शुरू किया गया है। RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा के प्रौद्योगिक विजन 2020 to 2023 लॉन्च किया और 5 स्तंभ रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड का सुझाव दिया। अब इसमें गार्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या आता है? शासन प्रणाली प्रबंध, उपयुक्त तकनीकी निवेश, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग, विकासशील आवश्यक IT साइबर सुरक्षा कौशल सेट के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना। शहरी सहकारी बैंक UCB वे प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं जो एक शहरी या अर्ध क्षेत्रीय क्षेत्र में स्थित हो सकते हैं। ये RBI और राज्य सरकारों द्वारा शासित किए जाते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश सरकार के किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर फिल्म बनाई जा रही है? ऑप्शंस अशफाक हुसैन, शूर्य सेन, प्रीतिलता वादेदार या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी नंबर, प्रीतिलता वादेदार के जीवन पर फिल्म बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर मोरेना। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी नंबर, दैट इज ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थापित किया जाएगा। अब स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वादेदार के बारे में क्या बातचीत है?
बांग्लादेश की सरकार भारतीय उपमहाद्वीप की पहली बंगाली महिला क्रांतिकारी राष्ट्रपिता प्रीतिलता वादेदार के जीवन पर एक फिल्म बनाएगी। फिल्म भालोबाशा प्रीतिलता सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगी। प्रीतिलता का जन्म 5 मई 1911 को बांग्लादेश के चटगांव के एक गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी एजुकेशन पूरी की थी एंड इनकी बुद्धिमत्ता और प्रयासों ने चटगांव विद्रोह को सफल बनाने में मदद की थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे ग्वालियर जिले में स्थापित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी है, जिसमें दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 170.99 करोड़ होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांग खिलाड़ियों को मदद करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वह कल्याणकारी और सामाजिक न्याय है और समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है। इसका नेतृत्व थावर चंद गहलोत कर रहे हैं। इसके 2 विभाग हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग। सम पॉइंट्स विच यू हैव टू नो। फ्रेंड्स, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर बसु का निधन हो गया। इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। इनका जन्म 20 सितंबर 1952 को मुजफ्फरनगर बिहार में हुआ था। इन्होंने भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सचिव और भारत भाभा परमाणु अनुसंधान BRC के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। इसी के साथ इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। उन्होंने 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड इन्हें 2002 में दिया गया था तथा 2007 में स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग INAE और इंडियन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग INST के ये फेलो थे। बैंकिंग समाचार। RBI द्वारा UCBS के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिक विजन प्रकाशित किया गया है। यह विजन 2020 से 2023 के लिए लागू किया गया है, जिसे गार्ड के नेम से प्रदर्शित किया जाता है। RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिसका मुख्यालय मुंबई में है एंड इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने U-RISE का शुभारंभ किया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। पुरस्कार। केरल के NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता गया है। केरल ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए नियंत्रण पुरस्कार 2020 जीता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। WHO के महानिर्देशक हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन तथा राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ 1986 में स्थापित किया गया और यह लंदन के इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। सो आई होप फ्रेंड्स, लाया गया कंटेंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा एंड आपको काफ़ी कुछ बातें न्यू जानने के लिए मिली होंगी। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।